हेलो नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। और आज हम मौजूद हैं दिल्ली में। इनफैक्ट दिल्ली की कड़कड़ाटी ठंड में मौसम बहुत अच्छा कहूँगा मैं, और मौका भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर हो रहा है क्रेडाई का नेशनल कॉन्क्लेव, और 2 दिन का ये कॉन्क्लेव अपने अंदर काफ़ी सारी चीज़ें लेके आया। अच्छा, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2025 ऑलमोस्ट खत्म होने को है, अलविदा कहेंगे हम इसे। लेकिन ये जो साल है ये बड़ा महत्वपूर्ण कह सकते हैं रियल एस्टेट के लिहाज से। काफ़ी कुछ है जो पॉजिटिव रहा, कुछ नेगेटिव होंगे तो देख लेंगे, बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड्स तो चीज़ें काफ़ी अच्छी नज़र आई, और इस कॉन्क्लेव में भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। इनफैक्ट यहाँ पर काफ़ी डिग्निटरीज आ रहे हैं क्योंकि हम दिल्ली में हैं, तो जाहिर बात है कि नेताओं राजनेताओं का भी आना यहाँ पर होगा। तो गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पधारे, हमारे आवास मंत्री भी आए, और भी कई मंत्रीगण यहाँ आए, और खास रहे पर्यावरण मंत्री। उसकी भी बात हम करेंगे कि क्यों हम उसे खास बोल रहे हैं। और ये सारी बातचीट करने के लिए हमारे साथ है क्रेडाई की पूरी लीडरशिप। कार्यक्रम में मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं चेयरमैन रमन ईरानी, प्रेसिडेंट शेखर पटेल साहब, और प्रेसिडेंट इलेक्ट राम रेड्डी सर। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। और ये जितनी भी मैंने एक प्रस्तावना रखी यहाँ पर, इंट्रोडक्शन दिया, उनके इर्द गिर्द हम अपनी पूरी बातचीत करेंगे। राइट, तो प्रेसिडेंट साहब आपसे ही शुरुआत करते हैं। आपकी मोटी थीम तो यही है कि 2047 तक भारत विकसित भारत बने। तो वो तो एक लंबी कहानी है जिसपे हर साल हमें बात करनी है। लेकिन अभी मैं इस साल की बात करूं, और ये कॉन्क्लेव रहा, यहाँ पर इतने सारे सेशंस हुए और हमने मिनिस्टर्स को सुना अलग अलग। ओवरऑल आपका इस साल का पर्पस, थीम, विजन, फोकस क्या था? ओवरऑल हम पिछले कई सालों से ट्राई कर रहे हैं, पर लास्ट 1 ईयर से जो गवर्नमेंट भी उस पर अलाइन है वो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पिछले 2-3 सालों में हमें काफ़ी सारी रिप्रेजेंटेशन की है और काफ़ी सारे गवर्नमेंट ने चेंजेस भी किए हैं। तो वही हिसाब से हम जब मिल रहे थे मिनिस्टर्स को, तो यहाँ का कॉन्क्लेव में हमने इनवाइट किया कि भाई हमारा जो आपके साथ जो बातें हो रही है वो हमारे और डेवलपर को भी पता चलनी चाहिए। आप अपना विजन बताओ 2047 विकसित भारत में सरकार की ओर से सरकार क्या करना चाहती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, लोगों के लिए क्या करना चाहती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या करना चाहती है। तो ये पर्पस था हमारा। मोटा मोटी कल जो मिनिस्टर सर आए, एचएम सर आए, एनवायरमेंट मिनिस्टर सर आए, हाउसिंग मिनिस्टर सर आए, चीफ मिनिस्टर गुजरात के आए और आंध्र के चीफ मिनिस्टर आए। तो उन लोगों ने यही बात किया है 2047 और अपने कंट्री के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर रोड मैप तैयार कर रहे हैं वो लोग, और क्या स्टेट के लिए कर रहे हैं। तो आई थिंक मेरे हिसाब से इस साल जो हमारा पर्पस था वो काफी हद से पहले दिन में ही सॉल्व हो चुका है। थैंक यू। तो बमन साहब, एक चीज जिसकी बात, जैसे एनवायरमेंट मिनिस्टर भी आए और सस्टेनेबिलिटी की बात आप भी बहुत करते हैं, और इनफैक्ट अब तो सभी कर रहे हैं, क्रेडाई भी काफी कुछ कर रहा है, हम और उसके बारे में जानेंगे। लेकिन आज की तारीख में हाउ इम्पोर्टेंट इज सस्टेनेबिलिटी? सिर्फ बजवर्ड है, बातें ज्यादा होती हैं, या सच में उसकी जरूरत है और हो रही है? तो फिर हमें किस हद तक जाना होगा? तो विपिन जी, आपने जो सवाल पूछा उसके पहले मैं अगर कुछ कह सकूँ तो ये कहूँगा कि ये जो नेशनल कॉन्क्लेव होता है क्रेडाई काफ़ी इवेंट्स करते हैं, आप उसी सब में आते ही हो। और ये जो इवेंट करता है नेशनल कॉन्क्लेव का, वो इसलिए करता है कि हमें चांस मिले विद सेंट्रल मिनिस्टर्स डायरेक्टली अपनी पॉइंट्स डिस्कस करने का। तो ये सारे जो रिप्रेजेंटेशंस हम साल भर दिया करते हैं गवर्नमेंट को, और जैसे गवर्नमेंट ने कल कहा कि भाई पब्लिक प्राइवेट एक तरह से मिल के इस देश को विकसित भारत बनाने का जो हमारी सोच है, हमारी संकल्प है, उसे कैसे सक्सेस दी जाए। तो उसके लिए हमारे सारे पॉइंट्स जो रखे गए थे वो, और आपने जो सवाल पूछा पर्यावरण का, तो क्रेडाई के 5 पॉइंट एजेंडा में पर्यावरण इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। हमने 9,000 एकड़ में ऑलरेडी ट्रीज प्लांटेशन चालू कर दिए हैं नासिक में, और मेरा ये मानना है कि शेखर भाई के इस टर्म में इन्होंने जो क्लैरियन कॉल दिया है एज प्रेसिडेंट, उससे कई ज़्यादा हमारे मेंबर्स जुट के इसे बड़ा करेंगे। येस्टरडे जो उन्होंने जो पॉइंट्स इतने सिंपली रखे, उनकी मुझे भाषा अच्छी लगी। मैं तो उनके स्पीच का जो है ट्रांसक्रिप्ट बना के अपने सारे मेंबर्स को इसलिए भेजूंगा क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े पॉइंट्स को ब्रेक डाउन करके किस तरह उसे हासिल किया जा सकता है, उस छोटे लेवल तक की बात एकदम प्रिसाइसली कही। तो मेरा ये मानना है कि पर्यावरण इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं सिटीज़ बना ही रहे हैं, लेकिन इस सिटीज़ को कैसे कार्बन न्यूट्रल किया जाए, हमारी बिल्डिंग्स को कैसे कार्बन न्यूट्रल किया जाए, रादर एनर्जी एफिशिएंट किया जाए, ताकि एनर्जी जनरेशन हो वो बिल्डिंग से। और आपको एक और बता दूं,
जैसे आपने बताया चंद्रबाबू नायडू जी जो आए थे, मैं तो उनकी विजन से काफ़ी प्रोत्साहन हुआ और मेरा ये मानना है कि उन्होंने भी पूरी एनवायरनमेंट रिलेटेड, यानी उन्होंने कहा कि 35% ऑफ द न्यू सिटी अमरावती जो बनने वाला है वो ग्रीन स्पेसेस रहेगा। उन्होंने ये दावा कर दिया कि हमारी सिंगापुर से जो प्लानिंग आई है उसको हम फॉलो करेंगे। और सिंगापुर मॉडल का आप जानते ही हो, नॉट ओनली पार्क्स और गार्डन्स, बिल्डिंग्स को भी पूरी पूरी ग्रीन की जा सकती है। तो दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। और हमारे सब मेंबर्स को हम यही कहेंगे कि भाई स्टे इन अलाइनमेंट विद द एनवायरनमेंट, क्योंकि दैट इज द नंबर 1 प्रायोरिटी। और चूंकि बात हो रही कि यहाँ तमाम डिग्निटरीज आए हैं, इतने मिनिस्टर्स आए हैं, चीफ मिनिस्टर्स आए हैं, नो डाउट एक पावर पैक ये पूरा कॉन्क्लेव हो रहा है। राम रेड्डी सर चूंकि दक्षिण भारत से सीधा ताल्लुक रखते हैं, इनफैक्ट हैदराबाद से चंद्रबाबू नायडू कल यहाँ थे, जैसा जिक्र किया उन्होंने। अमरावती एक नया शहर बन रहा है। भारत जहां खड़ा है, वैसे तो हमें कई और नए शहरों की जरूरत है, लेकिन ऑल टुगेदर एक नया शहर बने। और चंद्रबाबू नायडू का ट्रैक रिकॉर्ड है कि उन्होंने हैदराबाद को जिस तरीके से डेवलप किया। अब आप लोगों का क्या रोल होगा इसमें? कल बड़ी मुलाकात हुई, लंबी चर्चाएं हुई, और किस तरीके से विजन कर रहे हैं एक नए सिटी को, क्योंकि अब नया सिटी एक बहुत डिफरेंट लेवल पे बनाना होगा, जिस तरह का अर्बन सेटअप हमें अब चाहिए इन 2025। यस, चंद्रबाबू जी का कल जो बात हमारा डेवलपर से हुआ, इतना क्लैरिटी से ही एक्सप्लेन्ड वेरी क्लियरली व्हाट आर द विजन, हाउ मतलब कंप्लीटली कार्बन न्यूट्रल जैसा बनाना सिटी चाह रहा है। सो ही इज थिंकिंग अहेड ऑफ, आई मीन 20-30 years। सो हैदराबाद में भी what IT has come, our Genome Valley and Ring Road, all this vision was 30 years ago. So he's a big visionary. The same way now he is looking at Amravati. So looking ahead, far ahead of things, far ahead of even approval process maybe. He was talking to all the developers, zero interference. He wanted to do it. Even approval maybe. Yesterday, one of our developers suggests that why only government official has to do it. It can be given to a private nodal agency where they can give the approval. Even that also, he took an idea and he wanted to implement that also. So this way is very clear about his vision. So many things he has told about it. It's a big, I mean, he has spent very good time with us. Many of our developers have shown interest, including Bomanji. So he already wanted to have a one-on meeting with him to how to take it forward. Rajni Ajmerabai and other developers also, even from Kolkata also, some developer has, he wanted to, I mean, invest there. So there are so many people are showing interest because of his focused and vision. So because his track record is great. Already he has proven that, I mean, how Hyderabad has been shaped because of his vision. So the same way he is looking at taking forward of the अमरावती जैसा लेके जाना, पूरा सब विजन उन्होंने सबको बताया, उससे everybody got inspired. So I think definitely some result will come out of that. अपना डेवलपर कोई जाएगा उधर, they will use the opportunity. और उसका लैंड का भी कुछ बात कर रहे थे. So डेवलपमेंट में मतलब instead of giving outright purchase नहीं, some developer was saying 25% of the पैसा अभी दे देगा, बाकी जो कंस्ट्रक्शन होते रहता है सेल्स के ऊपर अपन वापस दे देंगे. And someone was asking, just give us the land, we'll develop all these things. So he has a big land bank there. Already 33,000 acres of land has already acquired. Now he was mentioning 5,000 acres has given to, I mean, various companies was mentioning today. I mean, I don't know whether I have to mention that those companies or not. But already वो पूरा land bank उनके पास है, वो पूरा ready है उन्हें देने के लिए. So definitely this is the opportunity. दोनों को, अपना डेवलपर को और अमरावती को, से गुड अपॉर्चुनिटी. राइट और इसी से आगे बढ़ती हुई बात की, बहुत सारे डेटा शेयरिंग्स हुए और उसमें शेखर भाई एक जो चीज़ निकल कर आई कि अराउंड 2047 या उससे भी पहले हमारा जो अर्बनाइजेशन रेट है वो 50-60 मतलब टोटल पॉपुलेशन का 50 से 60% बड़े शहरों में रहेगा. आज जो हालात है वो हमसे छुपे हुए नहीं हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर एक चीज़ हो गई, लेकिन मैं सिर्फ हाउसिंग की ही बात करूं, अभी जो रेट है सप्लाई का और जितनी रिक्वायरमेंट है और जिस तरीके से हम मान रहे हैं कि 60% आबादी शहरों में आ जाएगी, क्या हम तैयार हैं या आप लोग तैयार हैं उतनी हाउसिंग सप्लाई के लिए? उतनी हाउसिंग मैं फ्रेंकली बोलूँ तो नहीं है. जिस तरह से इंडिया का हाउसिंग सप्लाई, यानी आप देखो अभी हमारे पास 12 करोड़ अर्बन होम्स है और हमारा अर्बन पॉपुलेशन 45 करोड़ का है. 2047 में हमारा अर्बन पॉपुलेशन तकरीबन 90 करोड़ के आसपास होगा और हमको 25 करोड़ घर की जरूरत है. यानी नए 12 से 13 करोड़ घर हमको अगले 20 साल में बनाने हैं. उसका मतलब है हर साल हमको 50 से 60 लाख घर बनाने हैं.
और आज के दिन में हम 20 से 25 लाख, तो ये हमको स्पीड डबल करनी है घर बनाने की। तो गवर्नमेंट जो अपनी तरफ से घर बनाएंगी वो 10 to 20% ऑफ द टोटल सप्लाई होता है, 80% सप्लाई प्राइवेट डेवलपर की ओर से आता है। तो ये डिमांड को, ये ग्रोथ को कैटर करने के लिए डेवलपर को अपनी स्पीड बनानी पड़ेगी, गवर्नमेंट को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना पड़ेगा। नए सिटीज यानी जो अभी बड़े सिटी है, मुंबई है, तो मुंबई के आसपास में 5-6 सिटी और नए यानी जो अभी बन गए हैं, इसके अलावा 5-6 सिटी और बनाने पड़ेंगे। और हर एक इंडिया के जितने भी बड़े सिटी है वहाँ सैटेलाइट टाउन्स बनाने पड़ेंगे, और सैटेलाइट टाउन्स में पूरा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा रिक्वायर्ड जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो देना पड़ेगा, हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी देनी पड़ेगी, मेट्रो ट्रेन देना पड़ेगा। ये सब हमको एक नए एंगल से सोचना पड़ेगा। कल हमारे साथ ऊपा के सेक्रेटरी थे, कैबिनेट सेक्रेटरी थे, उन्होंने भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और गवर्नमेंट ने आज तक कुछ 12 सालों में 25 लाख रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा किया है, और दे आर प्लानिंग अनदर 25 to 30 लाख, एम आई राइट? crores, 30 lakh crores. 25 लाख करोड़ का अनदर वो खर्चा। तो उनके साथ साथ में डेवलपर को भी टेक्नोलॉजी में अपग्रेड करना है और सप्लाई बढ़ाना है, तभी जाके ये जो अर्बनाइजेशन इतना फास्ट होने वाला है अगले 25 साल में, तो वो हम पहुंच पाए। पर एक तरफ से डेवलपर के लिए ये अपॉर्चुनिटी, बड़ा अपॉर्चुनिटी भी है, जिसको भी काम करना है। तो अगले 20 साल इंडिया के लिए रियल एस्टेट सेक्टर के सबसे क्रूशियल 20 साल है, और सबसे इम्पोर्टेंट 20 साल है। तो सारे जितने भी लिस्टेड डेवलपर्स हैं उनके शेयर्स खरीद लेने चाहिए पवन सर। मैं तो शेखर भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए कहूंगा, नंबर्स आंकड़े इस तरह के थे। 450 मिलियन आज की तारीख में इंडियंस जो है वो अर्बन एरियाज में रह रहे हैं, और अगले 15 साल में, एज पर श्रीनिवास जी जो बता रहे थे हमें, अगले 15 साल में ये 900 मिलियन हो जाएंगे। और ये नंबर्स उसके पहले इसलिए रेलेवेंट हैं क्योंकि इट टुक अबाउट 70 years to get to only 25% ग्रोथ। अब आप इसको डबल करना चाहते हो 15 साल में, लेकिन मुझे पूरी कॉन्फिडेंस है कि अगर पॉलिसी जिस तरह से की जा रही है उसकी गति चालू रखे, और गवर्नेंस जो हम इंटरनली करें हमारी कंपनीज के, और गवर्नमेंट करे हमारे पे, और थोड़ी बहुत जिसे कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को छूट दी जाए, तो मेरा ये मानना है कि हमारी जो डेवलपर कम्युनिटी है इस चुनौती को लेने को पूरी तरह से तैयार है। और गवर्नमेंट के साथ, मैंने जैसे कहा, पॉलिसी और गवर्नेंस को अगर साथ में रखें तो गवर्नमेंट के साथ कंधे तो कंधा मिला के हम ये काम पूरा करेंगे। अगली बार इंडिया की जो विकसित भारत की ये जर्नी है उसमें घर, हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि हर किसी आदमी के सर पे एक छत होनी चाहिए, और ये छत हम प्रोवाइड करते हैं। हम ये चुनौती लेने को तैयार हैं। एक और बात मैं कहूँगा जो कल हमारे एचएम ने बहुत अच्छी तरह से की, उन्होंने कहा कि इस इंडस्ट्री को क्रेडिट, आज की तारीख में जिस तरह से क्रेडिट मिली है वो बस सिर्फ क्रेडाई की वजह से मिली है। और हम हमारे सारे मेंबर से यही कहेंगे कि इनकी एक छोटी सी बात जो उन्होंने इतनी परफेक्टली कही, इसे आप ध्यान में रखिए, क्योंकि यही जो है हमें आगे ले जाएगा। गवर्नमेंट आज की तारीख में हमसे बात करती है हर कोई डिसीजन लेने के पहले, हम हमारा काम अच्छा करें और इसे एक दूसरे के साथ जुट के हमारे शहरों को, हमारी सिटीज को बढ़ाएं। और मैं महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर के लिए भी मींस बड़ी बात कहना चाहूँगा। उन्होंने जिस गति से चेंज की है एमएमआर की, और मुंबई 2, मुंबई 3, मुंबई 4 बनाने का प्लान बनाया है, मेरी समझ में हमारे सारे चीफ मिनिस्टर्स एक दूसरे के साथ compete, हेल्दी कंपटीशन कर रहे हैं। और ये हेल्दी कंपटीशन की वजह से जितनी भी ग्रोथ आए हम इसे समेट लेंगे, दोनों हाथ से पकड़ लेंगे, और इसका पूरा जैसे शेखर भाई ने कहा एडवांटेज लेंगे, और इसके साथ ही हमारे देश को एक विकसित भारत बनाने में सपोर्ट करेंगे। डेफिनेटली। और वहां पर एक चीज और कही गृह मंत्री सर ने, अमित शाह जी ने, और वो ये था कि आप अच्छे घर बनाते हैं, बढ़िया घर बनाते हैं, लेकिन हर तरह के घर बनाने होंगे। मतलब आपको उन लोगों के लिए भी घर बनाना होगा जिनकी कैपेसिटी उतनी नहीं है। अफोर्डेबल हाउसिंग का वो जिक्र कर रहे थे, थोड़ा उस पर भी आता हूँ। Beyond. I mean, year on year, 10, 20, 30%. I think it's double, triple हो रहा है land cost. I think, you'll observe that. Land cost is huge. Construction cost भी बढ़ रहा है. Affordability देना कैसे होगा? This is a big challenge. Right.
सो इसके लिए हम गवर्नमेंट को क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट आल्सो फोकस ऑन दिट, अफोर्डेबल का थ्रेशोल्ड बनाना है एक। देन अपार्ट फ्रॉम दैट जीएसटी, व्हेन अपन जब कॉन्ट्रैक्ट देते 18% जीएसटी देना पड़ता है। सो अफोर्डेबल हाउस जो बनाते हैं उसके लिए 5% ले लीजिए आप, बिकॉज अपने पास इनपुट का एक रेट नहीं है, सो उससे खर्चा कम हो जाता है। एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस कई स्टेटों में 12% तक भी है। सो एवरेज देखे तो 8-9% तक है रजिस्ट्रेशन चार्जेस, रजिस्ट्रेशन और स्टैम्प ड्यूटी का जो बता रहा हूँ मैं, तो वो भी कम करना पड़ेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग। ये एंकरेज करे तो दिस बोथ दोनों भी एंड यूजर को जाएगा, सो डेवलपर भी आगे आके उसके लिए बनाएगा। सो आई मीन गवर्नमेंट, आई मीन अपना अपना जो बिकता है हम बेचता है। अभी माना भाई बिजनेस जो बिजनेस बिकता है, बट उसके लिए वो चाहिए ना। आई मीन कैसे बनाएंगे 40-45 लाख में एक सिटी में, शहर में, आई मीन कैसे बना सकता है अपन? कल प्रेसिडेंट साहब ने बहुत चतुराई के साथ एक बात रखी। आपने कहा पहले कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी कोई डिमांड नहीं है, लेकिन आपने साथ में कहा कि हमें इंडस्ट्री का दर्जा दे दीजिए। क्या वो मिलता है? इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा अगर मिलता है आपको, इंडस्ट्री का तो अफोर्डेबल के लिए मिला हुआ है, अगर आपको इंफ्रा का दर्जा मिलता है, उससे जो राम रेड्डी साहब कह रहे हैं कि जो रुकावटें हैं, जो चीजें हैं, वो हल हो जाएंगी। एक मास हाउसिंग की अगर बात करें, नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली मेरा ऐसा मानना है कि रियल एस्टेट सेक्टर ऑलरेडी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड है। हम घर प्रोवाइड करते हैं, हाउसिंग प्रोवाइड करते हैं, ऑफिसेस प्रोवाइड करते हैं, रिटेल प्रोवाइड। हमको ऑफिशियली ये दर्जा दिया नहीं गया। दैट्स व्हाट द माय पॉइंट इज के भैया हमको एक ऑफिशियली इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस से टैक्सेशन में वैसे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग की टैक्सेशन की राम रेड्डी जी ने बात की, उसके लिए गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, और उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट का भी इसमें ज़्यादा रोल है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रोल है। क्योंकि आप आज की तारीख में देखो तो जो एक 50 लाख रुपए का घर बिकता है, तो उसमें से 25 लाख रुपया तो गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन यानी यूएलबीस और सेंट्रल गवर्नमेंट में एस टैक्सेस जाते हैं। तो बाकी जो 25 लाख रुपया बचते हैं उसमें से लैंड कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, डेवलपर मार्जिन, वो सब निकलता है। 25 रुपया तो सीधा, 25 लाख तो सीधा गवर्नमेंट। तो वो 50% का जो रेशियो है, वो अगर गवर्नमेंट 50% के रेशियो को, जो बाकी सारे इंडस्ट्रीज है इंडिया में, उसका रेशियो 15 से लेके 25 तक है बाकी सारे सेक्टर का, हाउसिंग का और ये कार मैन्युफैक्चरिंग का, उनका दोनों का ही वो रेशियो ज्यादा है। कार मैन्युफैक्चरिंग का तो लास्ट जीएसटी में थोड़ा रिजोल्व भी हुआ है, पर हाउसिंग का रिजोल्व करना बाकी है। तो दैट्स व्हाट वी आर सेइंग। और इससे क्या है कि डिमांड भी और बढ़ेगी, तो जो गवर्नमेंट 5-10% परसेंटेज कम करती है, वो उनको हायर सेल्स में से वापस मिल जाएगा। तो आई थिंक ये दोनों चीजें के गवर्नमेंट को करना चाहिए, और ये चीज हमने उनके सामने रखी है, और मुझे लगता है ये बजट में कुछ पॉजिटिव इसके रिजल्ट्स भी आएंगे। अब उम्मीद करते हैं बमन सर, क्योंकि एक लॉन्ग टाइम डिमांड है आप लोगों की कि आप ये टैक्सेशन वाले पार्ट को समझिए एटलीस्ट। तो जब इस मास हाउसिंग की हम बात कर रहे हैं, दिख भी रहा है, नंबर्स भी बता रहे हैं कि बहुत जरूरत पड़ेगी, बनाना भी पड़ेगा। तो क्या सॉल्यूशन आपको लगता है? अभी अभी ताज़ा पॉलिसी आई भी है महाराष्ट्र सरकार की, उसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं, लेकिन पेपर पे कई बार चीज़ें और होती है और जब करने जाते हैं तो कुछ और होता है। देखिए, मैंने जैसे कहा, हमारे चीफ मिनिस्टर जो हैं देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने काफ़ी अच्छी पॉलिसीज़ की है और काफ़ी तेज़ी से, मेरा ये मानना है, महाराष्ट्र इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। महाराष्ट्र हैज़ ऑलवेज बीन अ फ्रंट रनर, विपिन जी, और मैं मानता हूँ कि ये आगे चल के भी फैक्ट रहेगा। उनके नेतृत्व में उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई है जहाँ पे CNDA यानी म्हाडा की लार्ज लेआउट्स जो हैं, उन्हें ट्रांसपेरेंटली थ्रू अ टेंडर सिस्टम दिया जाएगा, जिसमें म्हाडा को काफ़ी सारे घर मिलेंगे। म्हाडा की टारगेट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 8 लाख घर बनाने की है ये साल में, या लॉन्च करने की है ये साल में, और शायद वो हो भी जाए। और जो छोटे छोटे इश्यूज आते हैं अलोंग द वे, उसे तो सॉल्व करना ही पड़ता है। बट वी हैव टेकन वन CNDA में डेवलपमेंट, और मेरा ये मानना है कि CM पर्सनली ऐसा चाहते हैं कि करीबन 1400 घर जो रिहेबिलिटेशन के हमें करने हैं वहाँ पे, वो 3 साल में हो जाए, और बाकी जो 1800 घर सेल के लिए बनने वाले हैं वो भी एकदम जल्द तरीके से हो जाए। और उसके लिए जो पर्यावरण मिनिस्टर जी ने भी कल बताया था कि हमें डेवलपमेंट करना पड़ेगा थ्रू प्रीकास्ट सिस्टम,
तो वो प्रीकास्ट सिस्टम के लिए भी जगह देने को तैयार है महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ताकि आप आपकी फैक्ट्री लगाओ और प्रीकास्ट से बनाओ। लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए एक बहुत ही अच्छी पॉलिसी होती है जो है रेंटल हाउसिंग। आप जानते होंगे 70% ऑफ द पीपल लिविंग इन जर्मनी डू नॉट ओन होम्स। ये सारे रेंटल होम्स है, बट ये सारे लॉन्ग टर्म रेंटल होम्स रहते हैं, जिससे एक तरह की स्टेबिलिटी आती है फैमिलीज में, एंड दे डो नॉट हैव टू पे बिग अमाउंट्स ऑफ मनी। इंडियंस का, हमारे भारतवासियों का ऑलवेज ऐसे रहा है कि घर ओनरशिप में होनी चाहिए, बट पर्टिकुलरली सिटीज में मेरा मानना है कि अगर आप रेंटल हाउसिंग की स्कीम्स प्रमोट करते हो तो गवर्नमेंट कैन मेक श्योर कि एटलीस्ट स्लम की जो प्रोलिफरेशन लास्ट टाइम हुई थी ड्यू टू द हेवी ग्रोथ, स्पेशली हमने मुंबई में देखा था ये टाइम निकल जाएगा। और हमारे महाराष्ट्र में स्लम के लिए भी एक बहुत बड़ी पॉलिसी आ रही है, जिसमें 20 एकड़ 30 एकड़ से ज़्यादा जो स्लम्स रहेंगे उनके बारे में सोच हुई जा रही है, और इसे कितनी जल्दी रीडेवलप कर सकें उस पर हमारे सीएम का पर्सनल एक तरह से पुश है। क्योंकि अगर मुंबई से स्लम्स हट जाएं तो 70% ऑफ द लैंड मास जो स्लम के अंडर है वो निकल जाएगा, मुंबई एक ब्यूटीफुल सिटी हो जाएगी, और जो लोग उस कंडीशन में रह रहे हैं स्लम्स में, उनको नए घर मिलेंगे, अच्छे घर मिलेंगे, एंड दे विल ऑल हैव समथिंग टू कॉल देयर ओन। ठीक है, चलिए क्विकली अब जरा 2025 को टच कर लेते हैं। साल समाप्त होने की और ही है, थोड़ा देख लेते हैं कि कैसा रहा। राम रेड्डी सर, चलिए दक्षिण भारत का ही मैं आपसे एक आइडिया ले लूं। 2025 इन टर्म्स ऑफ सेल्स, इन टर्म्स ऑफ डिमांड, सप्लाई, एवरीथिंग, और आपके यहाँ तो बेंगलुरु, हैदराबाद ऐसे शहरों में इस साल रिकॉर्ड बने। मैं बात कर रहा हूँ फिर कमर्शियल ऑफिस स्पेसेस की, तो ओवरऑल कैसा 2025 आपने देखा? 2025 डेफिनेटली अच्छा हुआ, बट 24 से ले तो थोड़ा सा, इन हैदराबाद में जो बात कर रहा हूँ, देर वॉज ए लिटिल, आई डोंट से डाउनफॉल, स्मॉल करेक्शन वाज देयर बिकॉज देर वॉज ए बिग ह्यूज सप्लाई वाज देयर। 24 में इतना सप्लाई आया था, हाउसिंग भी बहुत हुआ था, तो उसे थोड़ा सा हुआ। मगर नाउ रिसेंट अपना तेलंगाना गवर्नमेंट ने राइजिंग तेलंगाना करके एक फ्यूचर सिटी, भारत फ्यूचर सिटी करके एक बना रहा है। सो 20,000 acres ऑफ लैंड इज अवेलेबल। सो वो लैंड में इतना so many things, now CM is planning, Honorable CM is planning, so it's going to be a great Bharat future city. जैसा अपना बमन जी ने बताया है, there should be a competition between the states. तो वो competition तेलंगाना स्टेट में भी अपना CM ने क्रिएट किया है, big vision, and if that comes true, again real estate is going to be big win. Real estate always थोड़ा इसमें sentiment के ऊपर भी चलता है, थोड़ा ठीक नहीं वो तो लोग they started not buying, अरे अच्छा हो रहा बोलो तो then go on buying. So sentiment का भी चलता है. Now sentiment has been, Hyderabad is improved, Bangalore is stable, Chennai is stable, South में overall देखे तो market is good. We are hoping for the good in the 26 also. Right. शेखर भाई, आपके लिहाज से कैसा रहा? और अगर मैं पर्टिकुलर गुजरात की बात करूँ, इस साल जब हमने टीवी पे आपसे बातचीत की तो हमेशा पहले हाउसिंग की बात होती थी। यह मौका आया जब हमने गिफ्ट सिटी, कमर्शियल और इन सब के बारे में भी बातचीत की। आपके लिहाज से 25 कैसा रहा? 25 आई थिंक फैंटास्टिक रहा, और 25 खत्म होने के पहले जो एक अनाउंसमेंट आया कॉमनवेल्थ गेम का अहमदाबाद में, उसके हिसाब से पूरा इंडिया, खास करके गुजरात और अहमदाबाद काफी उत्साहित है। और मैंने तो ओलंपिक के भी पोस्टर लगे हुए देख लिया अंदर। ओलंपिक के सिर्फ पोस्टर नहीं लगेगा, ओलंपिक के काफी सारा काम भी हो रहा है, काफी ओलंपिक की तैयारी हो रही है, और ओलंपिक डेफिनेटली इंडिया में आएगा और इंडिया के अलग अलग सिटी में खेला जाएगा। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है, और एक बार जो वो विजन लेते हैं वो पूरा होता ही है, वो मैंने देखा है पिछले 30 सालों। जी, तो हाँ, हम बात कर रहे थे ओवरऑल 2025 की, तो हाउसिंग, कमर्शियल सारा आपके हिसाब से एक आई थिंक ऑप्टिमिस्टिक रहा? नहीं, हाउसिंग भी काफी अच्छा रहा, कमर्शियल सेल्स एकदम अच्छा रहा, और रेंटल्स जो अहमदाबाद कमर्शियल के लिए जाना नहीं जाता था, लास्ट 2 साल से कमर्शियल डेवलपमेंट काफी अच्छा हो रहा है। वन ऑफ द रीजन इज गिफ्ट सिटी, एंड उसका डेवलपमेंट देख के सिटी के अंदर भी काफी अच्छा कमर्शियल डेवलपमेंट हो रहा है। तो ओवरऑल आई एम हैप्पी विद द कमर्शियल डेवलपमेंट इन गुजरात एज वेल एज आई थिंक अक्रॉस इंडिया। कमर्शियल डेवलपमेंट अक्रॉस इंडिया, लीजिंग अक्रॉस इंडिया काफी अच्छा हुआ है। जी सर। तो ममन सर, फाइनली बाकी मैं महाराष्ट्र भी या रेस्ट ऑफ इंडिया भी आपसे पूछूं, 2025 ऑलमोस्ट ऑन द एज ऑफ गोइंग अवे, और 26 को भी हम इसी उम्मीद में देखेंगे कि अच्छा रहे। लेकिन अभी इस साल का आकलन कैसा रहेगा? एंड मुंबई बीइंग द कैपिटल, इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया, तो यहाँ से हमें ज्यादा पर्सपेक्टिव मिलते हैं।
तो आपको मैं पहले तो हमारी जो सेंटिमेंट एक सर्वे हुई, अबाउट 700 डेवलपर्स ने पार्टिसिपेट किया, उसके कुछ डेटा रिजल्ट्स मेरे सामने हैं। 2/3 ऑफ आर डेवलपर, 66% हमारे डेवलपर ऐसा मानते हैं कि नेक्स्ट साल दे विल बी 5% प्लस ग्रोथ इन देयर माइक्रो मार्केट्स। देखिए ये सारे एस्टेब्लिश डेवलपर्स हैं जो खुद के माइक्रो मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं। अबाउट 42% ऑफ देम सोच रहे हैं कि हम 1 मिलियन स्क्वायर फीट से ज्यादा लॉन्च करेंगे। 38% फोकस कर रहे हैं, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट, ऑन 1 to 3 crores, 1 to 3 crores के घर के। 65% आज भी सोच रहे हैं कि अगर रेगुलेटरी प्रेशर रिलीज किया जाए तो ग्रोथ कैन बी फिनोमिनली मोर। और रही बात आपने मुंबई की, तो बता दूं आपको, इन द लास्ट 1 year मुंबई में कमर्शियल रेंटल्स हैव गॉन अप बाय 43%। यानी इसका ये मतलब है मुंबई में देयर इज अ ग्रोथ, और अदर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग डबल द अमाउंट ऑफ कमर्शियल डेवलपमेंट दैट इज बीइंग डन आउट देयर। मुंबई में आज की तारीख में हाउसिंग ग्रोथ जो हुआ है वो करीबन 7% रहा है। मैं तो चाहता हूँ 7% की ग्रोथ जो प्राइस की है वही रहे, इससे ज्यादा बढ़नी नहीं चाहिए। और रही बात आपके ग्रोथ की, आई कैन इवन पॉइंट आउट टू यू कि मुंबई में मुंबई 2, मुंबई 3, मुंबई 4 के अनाउंसमेंट की वजह से, एक एयरपोर्ट हमारा जो 25 तारीख को शुरू हो रहा है उसकी वजह से, एक और एयरपोर्ट जो फ्यूचर में आने वाला है उसकी अनाउंसमेंट की वजह से, द बज इज सो ग्रेट कि ऑल ओवर इंडिया से ही नहीं बट अराउंड द वर्ल्ड पीपल वांट टू कम, मुंबई आना चाहते हैं। और मैं मानता हूं जो हमारी एमएमआर की एक जमाने में शान थी वो दोबारा आ जाएगी। एंड आई एम वेरी होपफुल फॉर आई एम वेरी होपफुल फॉर द नेक्स्ट 10 years एक्चुअली। ओके, तो 2025 ऑन रिपोर्ट्स भी बताता है कि साल काफी अच्छा गया। हाउसिंग की बात कर ले, थोड़े बहुत ऊपर नीचे चीजें चलती हैं, कुछ सेगमेंट आपको आगे कुछ पीछे जाते हुए दिखाई देंगे, लेकिन ओवरऑल नंबर्स अच्छे रहे। और जहां तक कमर्शियल की बात है, ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग ईयर रहा है। और प्रोग्राम्स में आप हमारी बातें सुनते ही हैं डिटेल के साथ साथ, लेकिन फिलहाल यहाँ पर दिल्ली में चर्चा को विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दमन सर, शेखर भाई और राम रेड्डी सर, ये बातचीत हमारे लिए करने के लिए। फिलहाल के लिए आप से यहाँ पर हम इजाजत चाहेंगे, फिर और चीजों के लिए मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।